नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर चमोली से है, जहां कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क बीते 15 से 20 दिनों से भारी भूस्खलन के चलते सड़क बाधित हो गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को सड़क बाधित होने के चलते आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। वहीं किसानों के खेतों में फसल पूरी तरह तैयार है, लेकिन सड़क बाधित होने के चलते किसान भी इस वक्त भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जोशीमठ की उप जिलाधिकारी अपने गांव की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि 3 दिनों के भीतर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 3 दिनों के बाद घाटी के लोग और घाटी के जनप्रतिनिधि 1 दिवसीय जोशीमठ के तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे। रोड काटना वाना पूरी मकान पर दरार जाएगी। पूरी मकान पूरा रोड कटिंग से पूरा मकान पर दरार गएगी। भीतर पूरा पानी, छत भीतर पूरा पानी है और पूरा यह रोड है। 20 दिन से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से जहां पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं ध्यान बद्री को जाने वाले पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम प्रकार के खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है और गैस तथा अन्य दैनिक रोजमर्रा की सामग्री भी खत्म हो चुकी है। यदि जल्द ही उक्त मोटर मार्ग को नहीं खोला गया तो ग्रामीणों के सामने खाद्यान्न की बड़ी समस्या। देखिए, हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पिछले 15 दिन से बंद है और जिसमें हमारे घाटी के जनप्रतिनिधि जब सड़क बंद हुई उसके बाद एसडीएम जोशीमठ से मुलाकात की और हमने कहा कि सड़क को जल्दी खोले जाए। लेकिन आज 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हेलंग उर्गम मोटर मार्ग नहीं खुल पाई है, जिसके कारण आज उर्गम घाटी के ग्रामीणों को खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। लोगों के पास खाने की सामग्रियां नहीं रह गई है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास सिलेंडर नहीं है, तो धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इसलिए आज माननीय प्रमुख जी ने एसडीएम जोशीमठ को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 3 दिन का समय विभाग के एमजेएसवाई पोखरी को तहसील एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में मेरिट के आधार पर प्रवेश कराए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज अपनी मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कॉलेज के छात्र ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री से मांग उठाते हुए कहा कि सीईयूटी में उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण दिया जाए। पूर्व में विदित होगा कि किस प्रकार से यहाँ सीईयूटी की परीक्षा कराई गई, जिसके माध्यम से पता चला कि 65% अभी भी कॉलेजों की जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो इससे कहीं ना कहीं छात्र हित जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है उसका, चूंकि जो सीटें रिक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। चूंकि जो परीक्षा के केंद्र जो तय किए गए वो बहुत ज्यादा दूर थे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्र जो हैं वो परीक्षा ही नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। तो इसलिए छात्र हित में फैसला लेते हुए पूर्व की भांति मेरिट बेस पर छात्रों का एडमिशन करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को परेशानी ना हो और उन्हें एडमिशन प्राप्त हो जाए। आज विद्यार्थी परिषद के पूरे देहरादून महानगर के 5 महाविद्यालय के कार्यकर्ता आज डीएम को ज्ञापन देने आए थे। पूर्व में सभी महाविद्यालय हमने पिछले शनिवार को बंद कराए थे, जिससे कि यहाँ पे हमारी मुख्य मांग यह है कि जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है उन छात्रों का एडमिशन हो। जो छात्र सीयूटी देने से वंचित रह गए हैं, उन्हें जानकारी के अभाव के कारण, ये शिक्षा विभाग की नाकामियों के कारण वो अपना सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन बच्चों को आप मेरिट बेस पे एडमिशन लें। क्योंकि प्रदेश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें 60% महाविद्यालयों में अभी भी सीटें खाली हैं। उन जो 60% सीटें बची हुई हैं उन सभी पर मेरिट के बेस पर एडमिशन हो। और डीएमएम को हमने ज्ञापन दिया है। डीएमएम ने हमारी बात भी सुनी और हमें कहा भी है कि जल्द से जल्द सभी हम माननीय शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेंगे और उसमें सकारात्मक जवाब लेके आएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटते ही प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे नुकसान और तैयारियों का जायजा लेने के लिए सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए हैं कि भविष्य के लिए एक नई योजना राज्य सरकार लाएगी, जिसमें प्रभावितों का ख्याल रखा जाएगा और ये योजना लोगों से बातचीत और सबके विचार को जानने के बाद ही तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया, क्षेत्रों में हर हाल में प्रशासनिक तेजी से काम करे और मौसम के अलर्ट को देखते हुए पहले से ही लोगों को सूचना दे दी जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में भारी बारिश से अधिक नुकसान अभी तक हो चुका है। येलो अलर्ट है, कल उसी 7 जिलों में रेड अलर्ट है, उसी तरह से 25 तारीख तक की हमारे पास फोरकास्ट आई है। इसके तहत दृष्टिगत हमारी जो टीमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, SDRF, NDRF तैनात है। जो हमें रेस्क्यू के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट्स, जो मशीनें चाहिए, हेलीकॉप्टर है, वो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उनको रखा गया है। और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम त्वरित गति से बिना कोई डिले रेस्क्यू का काम किया है। आप अगर देख लें, कल गंगनानी में जो बस गिरी, बस बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने वहां से 28 लोगों को बचाया है। ऐसा लग रहा था बस को देखकर कि बचाना मुश्किल होगा, लेकिन हमारी टीम को एक शाबाशी देनी पड़ेगी, उन्होंने 28 लोगों को बचाने का काम किया है। इसी प्रकार और कहीं भी कोई घटना घटी है उसमें हमारी टीम ने त्वरित गति से कार्रवाई की है। उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा होता है कि हम कार्रवाई तो कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम बचाने, जैसे चंबा में जो हादसा हुई उसमें करीब अनफॉर्चुनेट रहा कि पार्किंग स्पेस में ऊपर से स्लाइड आया और एक फैमिली पूरी दब गई उसमें। लेकिन हमारी टीम तैनात है और त्वरित गति से कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैनात है। इस बार मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं। अपने परिवार के लोगों को भी लोग उत्तराखंड बीजेपी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके तहत वोटर चेतना अभियान की शुरुआत राजधानी देहरादून में हो गई है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा 365 दिन और 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, लेकिन देश की जनता बीजेपी के इस जुमले को पहचान गई है और जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी है और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और 365 दिन जो है चुनाव के मोड में रहती है और वो तमाम इवेंट आयोजित करते रहते हैं। तमाम झूठ और जुमले अब देश की जनता उनके समझ चुकी है। अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में नहीं आ रही है और देश की जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से त्रस्त है। अरुणाचल में जो है चाइना 2020 से लाल आंखें दिखा रहा है, 56 इंच का सीना उनको नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से मित्रता धर्म देश के अंदर निभाया जा रहा है, तो देश का वोटर तो पहले से ही सचेत है, वो तो चेत चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी चेतना अभियान चलाई है, जो भी अभियान चलाए वोटर अब उनके झांसे में नहीं आएगा। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यक्रम मजबूत कर रही है, बूथों का पुनर्गठन कर रही है। हम पहले ही जो है घर घर जाकर के वोटरों को जो है सरकार की जो नाकामियां हैं वो बता चुके हैं और जो अपना सदस्यता अभियान है वो भी हम पूर्ण कर चुके हैं।
तो कांग्रेस पार्टी 2024 के बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की और अब दूसरा चरण भारत जोड़ो यात्रा का शुरू होने वाला है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार है। देश की जनता के जो दुख दर्द हैं उनको मुखरता से उठा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोहदियाल को सीडब्ल्यूसी में शामिल करने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा, लेकिन इस चुनाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस तो जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, इसलिए उनको अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी धरातल पर उनका कोई ऐसा काम नहीं है, उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की उनकी कार्य समिति है, प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और चुनाव सर पर है, उपचुनाव भी सामने हो रहा है। तो जहां तक उनके 2 लोगों को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया गया है, उनके लिए बधाई की पात्र है। वो कांग्रेस को उत्तराखंड राज्य से प्रतिनिधित्व मिला, ये उनके लिए बड़ी बात है। पहले तो ऐसा प्रतिनिधित्व मिलता नहीं था, लेकिन उनको जो प्रतिनिधित्व मिला है उससे उत्तराखंड राज्य में कोई फायदा नहीं होने वाला है, नहीं उत्तराखंड राज्य में जनता का उससे कोई सरोकार है। और उनके नेता जिस तरीके का आपस में एक दूसरे से उनका द्वंद्व है और जिस तरीके से उनके यहाँ गुट बने हुए हैं, जिस तरीके से उनकी आपसी लड़ाई है, इससे जनता उनसे उनके पक्ष में कतई नहीं है। या उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही मत और समर्थन प्राप्त होने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों से बातचीत कर लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2 उद्योगपतियों से मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रही और साथ ही कहा राज्य में उद्योग और राज्य में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार का फोकस है। जो उद्योग स्वीकृत हो वो समय से लगे और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली में जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है। और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में जहाँ रोजगार बढ़ेगा वहीं व्यापार भी बढ़ेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं भी सुनी। जनता दरबार में आए जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि 120 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जमीन, बिजली और पानी से जुड़ी हुई शिकायतें आई हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द समस्याएं सुलझेंगी। करीबन 120 हमारे पास आज शिकायतें आई हैं और जैसे हमेशा ही हमारे यहाँ पे कुछ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा बिजली, पानी और शिक्षा से रिलेटेड जो शिकायतें आई थी तो सभी अधिकारी यहाँ होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तत्काल कार्रवाई। राजधानी देहरादून में लगातार ई रिक्शे का आतंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रिक्शा चालक कहीं पर भी सवारी बैठाने के लिए ब्रेक मार देते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। वहीं परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शे का वेरिफिकेशन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इस अभियान के तहत हम ई रिक्शे वालों को जागरूक करने के साथ साथ उनको पेपरों की भी जानकारी दे रहे हैं। बेसिकली ई रिक्शा जो देहरादून शहर में है उनकी एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है आरटीओ देहरादून के द्वारा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, कई केंद्र बनाए हैं, ऐसे परेड गांव का केंद्र है, प्रेम नगर का है, रिस्पना का है, अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे हम। आज शुरुआत हमारी हो रही है परेड गांव में।
यहाँ के आसपास के जो क्षेत्रों के ई रिक्शा वाले हैं यहाँ आ रहे हैं, उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में का स्टिकर भी चिपका रहे हैं ताकि पता चले कम से कम हमारे यहाँ ये आ चुका है, एक बार गाड़ी हम देख चुके हैं। दूसरी बात है कि इनमें हम ये 2 वे ट्रैफिक है, सिर्फ हम इनको बता नहीं रहे, हम चाहते हैं कि इनका भी फीडबैक सुने कि इनकी क्या समस्या है। कुछ लोगों ने बताया कि डीएल की समस्या उनके पास है, कि डीएल के बारे में उनको पता भी नहीं है। टैक्स एक बार लोगों ने जमा किया, उसके बाद वो जमा करना ही भूल गए, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है। तो हम चाह रहे हैं कि सब चीज़ के बारे में बता रहे हैं उनको, गाड़ी में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। किसी भी ई रिक्शा में कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आरसी है, दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरा है फिटनेस, चौथा है टैक्स जमा होने का प्रमाण, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्राइविंग लाइसेंस। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एलएमबी लाइसेंस से हम चला सकते हैं। नहीं, मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ई रिक्शा के ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी अलग है। पहले लर्निंग बनेगा, फिर परमानेंट बनेगा, आप बनवा लीजिए उसको। तो सर है नाबालिग सिर्फ इसी में नहीं, नाबालिग कई जगह देखा होगा 2 व्हीलर भी चला रहे हैं। अभी कार्रवाई भी पुलिस भी कर रही है, आरटीओ विभाग भी कर रहा है, और हम इसको अब यही तो फोकस कर रहे हैं, इसी चीज को हम फोकस कर रहे हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं, आज तो वेरिफिकेशन ड्राइव है, उसके बाद कुछ समय इनको दिया जाएगा, उसमें अपने कागज पूर्ण कर लें और सही ढंग से चलें। अगर उसको नहीं अनुपालन करते हैं तो चालान होगा, गाड़ी सीज भी किया जाएगा। आज लगभग कितनी? अभी तक 50 के आसपास हो रखा है और 100 के आसपास गाड़ियां अभी लगे हुए हैं। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ई रिक्शा वाले काफी इसमें। खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यू जीनियस 2.0 का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम उत्तरांचल विश्वविद्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं सभी विजेता बच्चों का मेगा फाइनल मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यूनियन बैंक द्वारा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत देश भर के स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल ने उपस्थित बच्चों से कहा कि प्रतियोगिता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और ये हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार करती है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने उपस्थित बच्चों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। देखिए, यूनियन बैंक बहुत सारी जो सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं, ये वन ऑफ दोज जो यू जो टैलेंट है, हम टैलेंट से टैलेंट निकाल रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव हमारा MD एंड CUMM ये मनी मेकलाई इनिशिएटिव लिए लास्ट ईयर किए थे हम लोग, और बड़ा खुशी होगा कि पहली बार हम देहरादून में इस बार कर रहे हैं। और दिस ईयर वी आर द फर्स्ट सिटी टू होस्ट दिस इवेंट। आपको पता होगा कि बैंक ये एजुकेशन के अलावा हम लोग वी आर द मेजर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और एनी बैंकर्स दे आर थिंकिंग ऑफ द इकोनॉमी ओनली एंड द ग्रोथ पाथ इज ओनली बिकॉज ऑफ बैंकर्स। अगर बैंकर्स नहीं रहेंगे और कस्टमर्स नहीं रहेगा बैंक के साथ तो ये डेवलप नहीं होगा। सो और मेन इम्पोर्टेंट और एम्बिशन इज टू डेवलप इट। मुझे बहुत खुशी है कि आज यूनियन बैंक ने एक बहुत अच्छा पहल किया है, जिसके अंदर में क्विज कंपटीशन पूरे भारत में 32 जगह में हुआ और देहरादून में आज पहला कदम किया है। सच कहूं तो बच्चों से, अपने युवा से, अपने बेटियों से बात करने का जो एक पारिवारिक मजा आता है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। जो हमारे बच्चों का हौसला है, जो कौशलता है और जिस गुणवत्ता से वो कार्य करते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। आपने ठीक कहा कि मैंने उनको शिव जी के एक त्रिशूल की झलक दी कि हर एक बच्चे के अंदर में एक विल पावर, एक सेल्फ कंट्रोल, एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए। हमारे सबके सामने में चुनौती है कि हम 2047 जब आजादी की 100 साल हो जाएंगे उसके लिए किस प्रकार तैयारी करें। उत्तराखंड पुलिस 1 अगस्त से ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में भूमाफिया और धोखेबाजी सहित अन्य प्रमुख अपराधों से निपटना है। वहीं पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल ने अभियान को गंभीरता से लेते हुए STF द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक STF ने विभिन्न जिलों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग की मुखिया महिला को गिरफ्तार किया। इस महिला के ऊपर 61,500 रुपए का इनाम भी रखा गया था। बता दें, महिला गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त में 2 वर्ष से फरार
चल रही थी और महिला पर पहले से भी 10 से 11 मुकदमे दर्ज हैं और इस गैंग के 3 सदस्यों को पहले ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है और 2 सदस्य अभी भी फरार है, जिनके लिए एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही उन लोगों को पकड़कर भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुख्यालय स्तर से एक ऑपरेशन प्रहार करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आर्थिक अपराध से संबंधित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में एक सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्ता है मोनिका कपूर, जो कि जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डायरेक्टर थी। इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी उत्तराखंड में और इसमें काफी सारे निवेशकों से पैसा इन्होंने आरडीएफडी के नाम पर लिया था और अच्छा रिटर्न का प्रॉमिस किया था और काफी पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद लगभग 2 साल से इन्होंने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी थी। तो उसमें निवेशकों के द्वारा इसमें अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। लगभग 10 से ज्यादा मुकदमे इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से जो इसकी डायरेक्टर थी मोनिका कपूर, वो लगातार फरार चल रही थी। 4 जनपदों से देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और टेहरी से इस पर इनाम था। तो इसको एसटीएफ की टीम के द्वारा दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया है। और खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर विजयपाल बघेल की अगुवाई में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपने पूर्वजों के नाम से फलदार पेड़ लगाए। विजयपाल बघेल ने कहा कि अपने पूर्वजों के नाम से पेड़ लगाने की परंपरा इसलिए शुरू की गई है कि लोग अपने पूर्वजों के साथ साथ पेड़ों के साथ आत्मीय रिश्ता कायम करें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सके। आरोपण हमेशा दीर्घ काल तक सदैव हमारे सामने उपस्थित रहेगा और इस बहाने हमारा एक आत्मीय रिश्ता अपने पूर्वजों के साथ बना रहेगा और ये न सिर्फ हमारा भावनात्मक संबंध स्थापित करेगा, ये हम वृक्षारोपण करके इस प्रकृति को भी बहुत बढ़िया संदेश देना चाहते हैं कि ये न सिर्फ हरिद्वार में, प्रत्येक शहर में ये व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, जिससे कि हम वृक्षारोपण को भली भांति फलता फूलता देखें और जिन परिवारों के द्वारा ये स्थापित किया गया है वो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदार आत्मा है, उनके नाम से, उनके डीएनए के साथ, उनके जो अस्थि है उसके अंशों के साथ हम यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं। और आज सोमवार के दिन, क्योंकि श्रावण मास का सोमवार है और बिल्व के वृक्ष हमारे 4 जो हमारे पितृ आत्मा हैं, उन आत्माओं के नाम से यहाँ पौधारोपण उनके परिजनों ने किया है और ये एक हमारे जीवंत पितृ आत्मा के रूप में हमारे सामने स्थापित हो रहे हैं। इनका रोपण करने से एक ये है कि एक तो पौधारोपण को बल मिलेगा, दूसरा पेड़ों के साथ हमारा आत्मीय रिश्ता भी कायम होगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के दिए हुए बयान की निंदा की है, जिसमें अजीज कुरैशी ये कहते नजर आए कि गंगा, जमुना, नर्मदा को मैया कहना गलत है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजीज कुरैशी के बयान पर पलटवार किया। ये जिस नदी स्वरूप मां पर जीवन निर्भर है, ऐसे दिए हुए बयान का कोई मायना नहीं है। दिल्ली में जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में जहाँ रोजगार बढ़ेगा वहीं व्यापार भी बढ़ेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके करीबी गणेश गोदियाल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में चली आ रही कांग्रेसी नेताओं की खींचतान कम करने के लिए नया रास्ता निकाला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना के भेजा गया है, जिसके बाद हरीश रावत और उनके समर्थकों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अब हरीश रावत के साथ साथ उनके करीबी गणेश गोदियाल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को
केंद्रीय समिति में स्थान मिला है, उसके लिए हम पार्टी हाईकमान का हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं और तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको स्थान मिला, आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनको स्थान मिला और आदरणीय गुरदीप सिंह सप्पल जी तो इसी प्रदेश के रहने वाले हमारे AICC के मेंबर भी इसी प्रदेश से, उनको भी स्थान मिला है। तीनों नेताओं के सम्मिलित होने से हर वर्ग और हर क्षेत्र को क्षेत्र का समावेश AICC में हुआ है। उसके लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।